हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा है आपका और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज किसी और बुक में जैसे एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो चैप्टर का नाम है। हम लोगों ने टॉर्क के बारे में अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब टॉर्क के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे गॉस थ्योरम का। आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आज हम लोग चर्चा करेंगे एरिया वेक्टर का और देखते हैं कि क्या क्या चर्चा हो सकता है। लेकिन वीडियो अंतिम तक पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि व्हाटएवर वीडियो जो भी मैं डालूं, मतलब क्या बोलते हैं, व्हाटएवर वीडियो मेरे द्वारा जो भी अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, अच्छी चीजों से आप वंचित ना रह जाएं। कभी कभी ट्रस्ट करना, विश्वास करना अति जरूरी होता है। सो प्लीज, अगर मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं, अगर मैं आपकी बात मानता हूं, कमेंट में अगर आप कुछ कहते हैं, अगर मैं उसको मानता हूं तो आपकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी बात माने। हम लोग का ध्येय क्या है? इनपुट कम से कम, आउटपुट ज्यादा। या ये कर लेते हैं कि इनपुट अगर ज्यादा तो आउटपुट उसका 100 गुना ज्यादा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क दोनों इंक्लूड रहेगा। तो बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं किसके बारे में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में अगर मैं थोड़ा एक बार डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में मैंने आपसे यह कहा था कि यह क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। क्या लाइन है? इमेजिनरी। ये क्या, कौन सी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये रियल लाइन नहीं है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या मतलब है? तो यह जो इमेजिनरी लाइन है इसका जो यूज किया जाता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि क्या होती है, कैसे बनती है, तो हमने यह आपसे कहा था कि जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चार्ज है, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो सपोज करिए, मान लीजिए कि जैसे एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मान लीजिए किसी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस है। स्पेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स का एक्सपीरियंस करे तो मान लीजिए कि ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसको आप ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे कंफ्यूज मत होइए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बात कह रहा हूं, मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं एक जैसे मान लीजिए, आप ऐसे समझिए कि कोई भी चार्ज है, सपोज करिए, उस चार्ज का नाम क्या है? क्यू नॉट। क्यू नॉट को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। इसका यूज क्यों किया जाता है मैं आपको बता दिया हूं। इसको आपने रख दिया है, कहां रख दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो यह क्या एक्सपीरियंस करेगा? दैट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। अभी मैं आपको ही धक्का दूं या आप मुझे धक्का दीजिएगा तो जाहिर सी बात है, आदमी क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। तो जैसे कि मान लीजिए चार्ज यहां पर है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें रखा गया है और इस पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मान लीजिए चार्ज ऐसे मूव करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे। तो यह जो लाइन बनी है ना, इसी लाइन को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहेंगे। और इस लाइन के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींच देंगे, हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींच देंगे तो यह जो टेंजेंट होगा दोस्तों, यह टेंजेंट मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो हमारी आपकी बात हो चुकी है। ये मैंने आपको रिवीजन के पर्पज से मैंने किया, जो मेरा मेन था कि भाई मुझे गॉस थ्योरम पढ़ाना था। लेकिन जैसा कि आपको जानकारी है कि गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको एरिया वेक्टर की और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तब आप गॉस थ्योरम को समझने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। ओके,
अब जैसे बात करते हैं दोस्तों एरिया वेक्टर, जिसको हिंदी में क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, एरिया वेक्टर होता क्या है? तो जब एरिया कह दिया तो एक सरफेस बना लीजिए। जब एरिया कह दिया तो एक सरफेस बना लीजिए। मान लेते हैं कि एक सरफेस हमारा, ठीक है, ये सरफेस हो गया, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये भी मैंने कर दिया। इस सरफेस का नाम मैंने रख दिया दैट इज अ पी एंड द क्यू एंड द आर एंड एस। इस सरफेस का जो एरिया है वो मैंने मान लिया कि दैट इज एस। अब अगर इस सरफेस का मैं एक छोटा सा पार्ट ले लूं, मान लो यह पार्ट ले लूं, तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे डीएस। डीएस लग जाए मतलब आप समझिएगा कि बात छोटे की हो रही है, ठीक है। उसके बाद इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन लिया है, तो ये लाइन, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक तरह से ये नॉर्मल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, जो क्या है? सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो याद रखिएगा, इसी परपेंडिकुलर लाइन को अगर मान लीजिए मैंने वेक्टर बना दिया, तो इसी परपेंडिकुलर ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर कहते हैं। इसी परपेंडिकुलर वेक्टर को एरिया वेक्टर कहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब वेक्टर की बात आती है तो वहां पर यूनिट वेक्टर की भी बात आती है। तो याद रखिएगा कि अगर एरिया वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट, चूंकि यह डीएस है, तो डीएस क्या है? एरिया है। एस क्या है? पूरे सरफेस का एरिया है, दैट इज द पी क्यू आर एस। इस सरफेस का छोटा पार्ट मैंने लिया डीएस। अब डीएस के परपेंडिकुलर मैंने एक वेक्टर बनाया, तो इसको मैंने क्या कहा? एरिया वेक्टर। तो चूंकि यह क्या है? डीएस क्या है? इस छोटे से एरिया का क्या है? एरिया है। इस छोटे से सरफेस का एरिया है। और जो एरिया वेक्टर होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डीएस वेक्टर से। और आपको ये भी जानकारी कि क्लास 11th में मोशन इन अ प्लेन में आप पढ़ चुके हैं कि अगर एक वेक्टर ए, जैसे आपको यह पता है कि अगर कोई वेक्टर ए है और उसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर क्या है? एन कैप है, और अगर इसका जो मॉड है वह कितना है? ए है, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है कितना है? ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर एन कैप। तो अगर इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे तो ए वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे? डीएस वेक्टर। और यहां क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ डीएस वेक्टर। और ये क्या हो जाएगा? एन कैप। तो मॉड ऑफ डीएस का मतलब क्या होता है? दैट इज द एरिया ऑफ द सरफेस। यहां से हमको मिल जाएगा कि डीएस वेक्टर इज इक्वल टू दैट इज द डीएस एन कैप। तो दोस्तों ये जो हमारा हो गया, ये हो गया क्या? एरिया वेक्टर के लिए हो गया। और याद रखिएगा कि एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर जो होता है, ये जो एरिया वेक्टर है दैट इज जो डीएस वेक्टर है, इसका जो डायरेक्शन होगा, और जो यूनिट वेक्टर आपने लिया है, यूनिट वेक्टर एन कैप, उसका जो डायरेक्शन होगा, इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, अलोंग होगा, एक साथ होगा, सेम होगा। ओके, जैसे डीएस वेक्टर अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो यूनिट वेक्टर भी जो है इसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। तो आशा करता हूं एरिया वेक्टर आप समझ गए होंगे। पहले हम लोगों ने एक सरफेस लिया था पी क्यू आर एस, उस सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लिया दैट इज द डीएस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन किया, इस परपेंडिकुलर वेक्टर को मैंने एरिया वेक्टर कहा, और उसके बाद उसका नाम दिया डीएस वेक्टर। अब एरिया वेक्टर अगर डीएस वेक्टर है और अगर इस सरफेस का एरिया डीएस है और यूनिट वेक्टर अगर एन कैप है, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन यह होता है। और ये भी मैंने आपको बताया कि जो आपका डीएस वेक्टर होगा और जो आपका यूनिट वेक्टर होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वह क्या होगा दोस्तों? सेम होगा। ओके, चलिए ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होगा वह क्या होगा? सेम होगा। अब जब एरिया वेक्टर की बात आ गई तो थोड़ा बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा आपको। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो करते हैं फाई ई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाई ई। क्या बोलते हैं? फाई ई। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रिक और फाई मतलब फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, उसके बाद पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने का मतलब ये है कि किसी भी सरफेस का
जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी सरफेस का, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह उस सरफेस से गुजरने वाले नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैंने कहा कोई सरफेस है, उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उस सरफेस से नॉर्मली पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है। थोड़ा इस पे बात करते हैं। ये आपको मतलब एक डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अब थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सपोज करिएगा कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। थोड़ा हम यहां बात करते हैं। जैसे कोई काम करता हूं मैं इरेज कर देता हूं, फिगर से मैं समझाना चाहता हूं आपको, और इसको मैंने इरेज कर दिया। थोड़ा मैं एक फिगर बनाना चाहता हूं। ये रहा मेरा, ये मैंने आपको एक मैंने फिगर बना दिया भैया, ठीक है। सरफेस पर ठीक नहीं बना, एक फिगर बनाते हैं। एक सरफेस हमने बनाया, सरफेस हमारा बन गया। दैट इज अ सरफेस। इसका एरिया मान लेते हैं एस। अगर स्मॉल एरिया लेता हूं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, डीएस से। चलिए, अब इस सरफेस से परपेंडिकुलर, अभी बात क्या हुई थी कि सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो पहले समझते हैं क्या कहना चाहता है वो। जैसे मान लीजिए सरफेस है, और सरफेस है तो यहां पर मान लीजिए एक चार्ज है, और चार्ज रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो चार्ज से क्या होंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगे। यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई चार्ज से मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, तो हम उसी लाइन को लेंगे कि जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब सरफेस के परपेंडिकुलर को पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यह सरफेस ऐसे है और कोई लाइन अगर ऐसे आ रही है, तो ये कंफर्म हो गया कि सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है वह कितने डिग्री का बन रहा है, आप देख रहे होंगे 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो हम इसी को लेंगे। अगर लाइन ऐसे आ रही है तो हम इसको नहीं लेंगे, अगर लाइन ऐसे आ रही है तो हम इसको नहीं लेंगे। हम केवल वही लाइन लेंगे जो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जितना आपका क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलरी या नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे, उतना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मुझे एक बात बताइएगा, अगर सरफेस ऐसा है, ठीक है, ये सरफेस है मान लीजिए, तो इस सरफेस का इस ये जो क्या बोलते हैं, इस सरफेस है मान लीजिए, जैसे आप ऐसे समझिए कि हम इसको ऐसे समझाते हैं आपको। सपोज करिएगा कि दैट इज अ दिस इज द सपोज करिएगा दिस इज द सरफेस, और यहां चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसको पास कर रही हैं। इसका जो एरिया वेक्टर है, जाहिर सी बात होगा इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो क्या हो रही है, ऐसे पास हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रही हैं, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, और इसका एरिया वेक्टर भी कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो दोनों एक दूसरे को क्या हो गया, पैरेलल हो गए। और पैरेलल होने का मतलब थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। इसका मतलब अगर लाइंस
अगर सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएंगी, थीटा बराबर 0 डिग्री बनाएंगी। तो आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए यह हुआ, यहाँ चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे देखिए परपेंडिकुलर, ये हमने ले लिया परपेंडिकुलर, 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 ये हमने लाइन ले लिया। चलिए अब परपेंडिकुलर लाइन हमने ले लिया, इस सरफेस का नाम भी हमने दे दिया, दैट इज अ पी एंड अ क्यू एंड आर और एस। ठीक है, अब लाइंस गुजर रही हैं, यह लाइंस क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस सरफेस का, सरफेस ऐसे है, इस सरफेस का जो आपका क्या बोलते हैं एरिया वेक्टर है वह इसके परपेंडिकुलर, दिस इज द डीएस वेक्टर, यह हो गया। तो आप देख रहे होंगे इनके और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वह थीटा बराबर कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। और यह जो लाइंस आ रही हैं, यह लाइन सरफेस के क्या है, ये जो लाइन है वह सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, मतलब सरफेस पे नॉर्मल गिर रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रही है, थीटा बराबर 0 डिग्री बना रही है। तो जब बात ऐसा आ जाता है, जब ऐसा चीज हम लोग समझ लेते हैं, तब बात जब आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द फाई, और फाई इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, दैट इज अ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर को अगर करिए, अगर ओपन करिए तो जैसे मान लीजिए अगर आपने वर्क डन पढ़ा होगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो क्या होता था एफ एस कॉस थीटा, तो यहां कितना हो जाएगा ई डीएस कॉस थीटा। जहां पर जो थीटा है वह कितना है, 0 डिग्री है, मतलब ई और डीएस के बीच का एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो हम लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई डीएस। ये कंडीशन तब है जब ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल जो है वह कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। और जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है वो सरफेस पे कैसे आए, दैट इज अ नॉर्मल आए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि सर अगर ठीक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज नॉर्मल जा रही हैं सरफेस के, और एरिया वेक्टर से थीटा बराबर 0 डिग्री बन रहा है, तो फ्लक्स आपने बता दिया कैसे निकालना है, तो फाई इक्वल टू ईडीएस, मतलब थीटा को हम वहां काउंट नहीं करेंगे, थीटा मतलब वहां कुछ नहीं होगा, ई की वैल्यू हमें पता होगी, डीएस की वैल्यू हमें पता होगी, हम उसका मल्टीप्लीकेशन करा देंगे सर, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, जो उसका यूनिट होगा हम रख देंगे। लेकिन बात होती है कि अगर मान लीजिए यह जो लाइन है अगर ऐसे सीधे सीधे ना जाकर के, अगर मान लीजिए लाइन ऐसे से जा रही हो, ऐसे से जा रही हो लाइन, लाइन अगर ऐसे जा रही हो, तब तो एक नया कंडीशन आ गया, दैट इज अ केस सेकेंड। तो अब इसमें भी क्या है, क्या हम सबको इग्नोर कर देंगे क्या, तो इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे बात अभी हुई कि अभी मैं एक फिगर और बना दे रहा हूं थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए। ये फिगर मैंने बनाया, तो इसमें क्या बात हुई थी, इसमें लाइन ऐसे गई थी परपेंडिकुलर, अब इसमें लाइन जाने के लिए कैसे बात हो रही है, इसमें लाइन ऐसे बात हो रही है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर था, इसके परपेंडिकुलर, सरफेस ऐसे था, एरिया वेक्टर इसका ऐसे था, परपेंडिकुलर ऐसे था, ये आपका डीएस वेक्टर था, और ये आपका क्या था, ई वेक्टर था, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका क्या बोलते हैं, सरफेस का परपेंडिकुलर ऑब्वियसली वही होगा, दैट इज ये आपका डीएस वेक्टर हो गया जैसे वो है, और ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके बीच का एंगल यहां कितना बनता था, थीटा बराबर 0, यहां इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, मतलब कुछ एंगल बन रहा है। तो क्या करेंगे, ये भी क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो आपको जैसा कि जानकारी है कि जब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है,
या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, मान लीजिए एक लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ, वह थीटा एंगल बना रही है और इस लाइन का मैग्नीट्यूड मान लीजिए ई है, तो हम क्या करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है ई कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है ई साइन थीटा। ये आप पढ़े होंगे। अब जैसे कि यहां आप देख रहे होंगे यह ई है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ई हो गया, यह ई वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल थीटा एंगल बना रहा है डीएस के साथ। तो अब ऐसे कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि इसका इस ई का जो हॉरिजॉन्टल मतलब यह जो एरिया वेक्टर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज अ ई कॉस थीटा। और इसका जो वर्टिकल पार्ट होगा, दिस पार्ट, यह क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो यह वाला पार्ट मिल गया, यह वाला पार्ट क्या है, डीएस है, और यही वाला पार्ट क्या है, ई कॉस थीटा है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ई कॉस थीटा और डीएस के बीच का एंगल कितना मिल रहा है, थीटा बराबर 0। यह वाला पार्ट ई साइन थीटा है और यह वाला पार्ट ई डीएस है। तो डीएस और ई साइन थीटा के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बराबर 90। और आपको पता है कि जब फ्लक्स की बात करते हैं फाई ई, तो वहां क्या आता है, ई डीएस कॉस थीटा आ रहा है। तो जब थीटा को क्या कर देंगे, 90 कर देंगे, तो ये वैल्यू 0, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। जब कोई फ्लक्स ही नहीं मिलेगा तो इसका यह मतलब हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर यह ई साइन थीटा है, इस ई साइन थीटा को क्या कर देंगे, हम लोग इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, कोई फ्लक्स मिलना है ही नहीं। तो फ्लक्स हमको मिलेगा किससे, जब थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 हो किसके लिए रहा है, ई कॉस थीटा के लिए। इसका यह मतलब हो गया कि जो हमारा क्या बोलते हैं फ्लक्स होगा, दैट इज अ फाई ई। तो फाई ई में हम ई के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेंगे। तो ई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ई कॉस थीटा, एंड इनटू जो एरिया है वो कितना है, डीएस, दैट इज ई डीएस कॉस थीटा। ये आपने ले लिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फाई ई हो गया। क्या हो गया आपका, फाई ई हो गया। या यहाँ एक कंफ्यूजन आप मत पालिए, जैसे आप इसको ऐसे मत देखिए कि ई साइन थीटा और डीएस के बीच का एंगल थीटा बराबर 90 है, वरना आप ना मैग्नीट्यूड और वेक्टर फॉर्म में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे। हमने ई साइन थीटा को इसलिए इग्नोर किया हुआ है कि ई साइन थीटा, देखिए सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, इधर है। तो जब इधर है इसका मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन हम लेते हैं वही एरिया वेक्टर होता है। और आप एक चीज देख रहे होंगे कि अगर एरिया वेक्टर इधर है तो जो ई कॉस थीटा है वो ऐसे जा रही है। आप समझ रहे हैं, ई कॉस थीटा का डायरेक्शन कैसे ऐसे है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसे ऐसे है। तो हम फ्लक्स में क्या लेते हैं कि फ्लक्स से वैसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो सरफेस से नॉर्मली जा रही है, तो नॉर्मली तो ई कॉस थीटा ही जा रही है। अब ई साइन थीटा जो है, तो ई साइन थीटा सरफेस का जब एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रही हैं, तो वह सरफेस के नॉर्मल कैसे हो गई, नॉर्मल तो है नहीं। तो नॉर्मल ना होने की वजह से ई साइन थीटा को हम लोगों ने कैंसिल किया है, न कि ई साइन थीटा और डीएस वेक्टर के बीच का थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। इसीलिए आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये सरफेस है, मान लीजिए जैसे ये सरफेस आपने बनाया और सरफेस का जो एरिया वेक्टर है डीएस वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक यहाँ एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। या मान लीजिए ई हो गया, ई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, ई कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, ई साइन थीटा। तो ये जो आपका एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरेंगी वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, ई कॉस थीटा। ई साइन थीटा तो हो नहीं रहा है, हमको परपेंडिकुलर वाला ही लेना है, मतलब इसको हम नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे। तो इसको जब लेंगे तो ई कॉस थीटा इंटू डीएस, यहां से हमको मिल जाता है दैट इज ई डीएस कॉस थीटा। आप ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे समझिए,
वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको किसमें किसको लेकर के। ds वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर e cos थीटा तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, या वेक्टर तो है नहीं, तो फिर आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। हाँ, इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं। अब वो समय आ गया, दैट इज अ गॉस थ्योरम के बारे में। देखिए गॉस थ्योरम ये कहता है, जिससे मान लीजिए कि कोई सपोज करिएगा क्लोज्ड सरफेस है, तो कोई क्लोज्ड होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सरफेस खुला नहीं होना चाहिए। कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसमें मान लीजिए बहुत सारे चार्ज है, दैट इज अ माइनस क्यू प्लस 2q माइनस 3q एंड प्लस 4q, बहुत सारे चार्ज है, ठीक है। अब गॉस थ्योरम में कहता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही आपका क्या है, गॉस थ्योरम। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या किसी, ठीक है ना, सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर उपस्थित टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसी को हम लोग गॉस थ्योरम कहते हैं। इसको अगर हम थोड़ा क्वेश्चन से समझना चाहें, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि इस क्लोज्ड सरफेस जिसका नाम मान लीजिए P है, इसका मुझे क्या बताओ, फ्लक्स बताओ, तो आप चुप मार के बस ये काम कर दीजिएगा, दैट इज अ फाई ई इक्वल टू, उन्होंने क्या कहा है, टोटल चार्ज। तो पहले टोटल चार्ज निकाल दीजिए, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, क्लोज सरफेस के अंदर, अंदर मतलब ये जो टोटल चार्ज होना चाहिए, हम यहाँ इनसाइड की बात कर रहे हैं। अगर कोई बाहर में चार्ज उपस्थित है तो उसको हम नहीं लेके चलेंगे, जो इस सरफेस के अंदर है हम उसी को लेके चलेंगे। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, इनसाइड में, तो अंदर में चार्ज देखिए क्या क्या है, +2q प्लस 4q, कितना हो गया, 4 2 6, 6q। अब 6 में से 3 घटा दोगे, -3q है ना, तो 3q, और उसके बाद क्या हो गया, 3q और -q, कितना हो गया, 2q। तो आपका कितना आ जाएगा, 2q/ε0, या इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। आपने निकाला कैसे, गॉस थ्योरम से निकाला। यही गॉस थ्योरम होता है, मतलब क्लोज सरफेस के अंदर उपस्थित जितने चार्जेस होंगे आप उनको सम कर दीजिए, बाहर की चार्जेस से मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ क्लोज सरफेस के अंदर इतने चार्ज हैं, अब बाहर में -q, यहाँ पर +2q, तो याद रखिएगा गॉस थ्योरम के हिसाब से जब इस क्लोज सरफेस का आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो बाहर के चार्ज को नहीं लेके चलेंगे, अंदर के जितने भी चार्ज होंगे उनको आप विद साइन, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है ना, आप क्या बोलते हैं, मैं आपको एडिटिविटी शायद बताया हूं कि नहीं बताया, मैं नहीं जानता, कि स्केलर क्वांटिटी है तो इसको आप विद साइन जोड़ेंगे। विद साइन जोड़ने का मतलब 4 2 6, मतलब 4 2 6, एंड 6 - 3 = 3, एंड 3 - 1 = 2, that is the total charge inside the closed surface, that is a 2q, and according to the Gauss theorem, that is a 1/ε0 times of a total charge inside the closed surface. That is the Gauss theorem. That is the Gauss theorem. Okay, that is the Gauss theorem. तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे गॉस थ्योरम को, आशा करता हूं समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, आशा करता हूं समझ गए होंगे एरिया वेक्टर को। अब एक बात आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्या पूछना है, पूछना यह है कि यह बताइए, चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है, इसका जवाब आप हमें देंगे, कमेंट में बताइएगा, और प्लीज गिव मी द रीजन, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। अभी हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं न्यूमेरिकल। अभी मैं आपको अखाड़े में जाने से पहले खूब दाव पे सिखा रहा हूं, मतलब मैं आपको थ्योरी क्या है, डेरिवेशन क्या है, मैं उससे आपको रूबरू करा रहा हूं। कोई फार्मूला क्यों है, कैसे है, कोई थ्योरी क्यों है, कैसे, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, मैं भी उस पर बात कर रहा हूं।
जब आप इससे परिपूर्ण हो जाएंगे तो फिर हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि हाँ हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। अभी हम लोग को बहुत कुछ डिस्कस करना है। अभी तो पार्टी, अभी तो पार्टी, आप समझ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।